हेलो व्यूअर्स, वेलकम है आपका हम अकेडमी में। टैली प्राइम लेवल 1 के कोर्स में आगे बढ़ते हुए आज हम फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग की लर्निंग करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो डिटेल्स है मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूँ, लेकिन एज पर बुक के अकॉर्डिंग अपन फिर दोबारा से कल से हमने स्टार्ट किया है। तो ये अगर आपने पुराने जो वीडियोज अगर आपने वो वीडियो देखे हैं तो आप इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, और अदरवाइज अगर आप डीप नॉलेज चाहते हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। अ कॉमर्शियल प्रोफेशन और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ड्रिवन बाय एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स engaging in producing and selling goods and service for profit is known as a business। ठीक है, तो हम जानते ही हैं कि अगर कुछ व्यक्ति या कुछ व्यक्ति का समूह मिलके कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं या सेल करते हैं, वो सर्विस भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकता है, प्रॉफिट के लिए, तो वो एक्टिविटी हमारी बिजनेस एक्टिविटी कही जाती है। तो एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज फॉर्म टू ऑपरेट सम टाइप ऑफ सर्विस और कॉमर्शियल एक्टिविटीज फॉर प्रॉफिट और फॉर नॉन प्रॉफिट। तो जो नॉन प्रॉफिट क्या होता है, तो नॉन प्रॉफिट में हमारे एनजीओ कवर हो जाते हैं, जिनका कि मेन जो ऑब्जेक्ट रहता है वो रहता है सोसाइटी की हेल्प करना। उनका जो मोटिव है वो प्रॉफिट लेना नहीं रहता। ठीक है, अब एग्जांपल्स देख लेते हैं हम कि बिजनेस किस किस टाइप के हो सकते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है प्रोप्राइटरशिप, सेकंड है पार्टनरशिप। तो प्रोप्राइटरशिप समझ लेते हैं। तो अगर सिंगल पर्सन कोई बिजनेस करता है तो उसको हम प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कहेंगे, या उसको सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कहा जाता है। पार्टनरशिप समझते ही हम कि ऐसा बिजनेस जिसमें दो या दो से अधिक लोग मिलके अगर बिजनेस करते हैं तो वो बिजनेस हमारा पार्टनरशिप बिजनेस कहलाएगा। प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो कि कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है एज अ प्राइवेट लिमिटेड, वो हमारी प्राइवेट लिमिटेड कहलाती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने जो शेयर है वो इशू कर सकती है। और बात करते हैं पब्लिक लिमिटेड की। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में गवर्नमेंट का भी शेयर होल्डिंग्स रहता है, वो हमारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहलाती है। ठीक है, उसके अलावा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो कि आजकल बहुत फेमस है, एलएलपी कहते हैं, ये पार्टनरशिप का ही एक रूप है। जैसे हमारा पार्टनरशिप होता है उसी तरीके से कंपनी एक्ट में एक अलग से प्रावधान किया गया है जिसमें हम एलएलपी बना सकते हैं। तो एलएलपी का फायदा क्या है कि आपकी कंपनी फॉर्म हो जाती है। दूसरा बात यह है कि इसमें आपकी लायबिलिटी कंपनी में उतनी ही रहेगी जितने की आपके शेयर होल्डर है कंपनी में। ठीक है, उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज, आप जानते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलके जो वर्क करते हैं, तो वो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी कहलाती है। एनजीओ का उदाहरण के रूप में जैसे रिलायंस फाउंडेशन, टाटा फाउंडेशन, तो ये एनजीओ होते हैं जिनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, समाज सेवा करना, प्रॉफिट गेन करना इनका मोटिव नहीं रहता। नॉन गेनिंग ऑर्गेनाइजेशन या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस सेक्टर। तो बिजनेस सेक्टर जो है तो कितने प्रकार के होते हैं, तो हम समझ लेते हैं। पहला है प्रोड्यूसिंग रॉ मटेरियल। These are the business sector which are involved in the production and extraction of raw materials। ऐसे बिजनेस जिसमें हम किसी गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, रॉ मटेरियल, वो हमारा प्रोड्यूसिंग रॉ मटेरियल बिजनेस कैटेगरी में आया, सेक्टर में आएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ट्रेडिंग। तो द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग कमोडिटीज एंड प्रोडक्ट्स। तो बहुत सिंपल है, हम जानते हैं ट्रेडिंग बिजनेस में क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता है, कोई प्रोडक्ट रॉ मटेरियल प्रोड्यूस नहीं किया जाता,
इसमें गुड्स को परचेज किया जाता है और फिर कुछ प्रॉफिट लेके सेल कर दिया जाता है। जैसे नॉर्मल ने अपने आसपास होटल्स, किराना शॉप देखे होंगे, तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है किराना शॉप का मेनली, कि वो गुड्स परचेज करते हैं वो फिर उसको सेल करते हैं। ठीक है, वो कोई भी चीज मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान हो गई और भी कई सारी चीजें होती हैं। मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग हम समझते हैं अगर हम किसी चीज का निर्माण करते हैं तो वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल कंपोनेंट्स और पार्ट्स इनटू फिनिश्ड गुड्स दैट मीट अ कस्टमर एक्सेप्शंस, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहलाएगा। ठीक है, तो इस सेक्टर में क्या होता है कि भैया कोई रॉ मटेरियल है, जिसमें रॉ मटेरियल अगर प्रोड्यूस किया था उसको हम फिनिश कंपोनेंट में परिवर्तित कर देते हैं, तो वो प्रोसेस हमारी मैन्युफैक्चरिंग कहलाती है। कैसे, जैसे हमने प्लास्टिक का गुड्स लिया, कच्चा माल, और उसको गला के हमने टेबल, कुर्सी, ये बाकी जो प्लास्टिक्स के आइटम होते हैं वो प्रिपेयर किए, तो वो हमारी प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहलाएगी। बात करते हैं सर्विस की। तो सर्विस हमारी क्या होती है, तो एन enterprise of profession or team of experts that deliver work to aid in completing a task, benefit of its customer, a type of economic activity that is intangible. Example of a service business are consultancy and professional service, rendered service, chartered accountant, tax consultant, doctor, engineer, रिक्रिएशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन। तो सर्विस आप देख सकते हैं एग्जांपल्स के द्वारा कि जैसे कंसल्टेंसी है, तो जब हम किसी से कंसल्टेंसी लेते हैं तो हम कोई गुड्स नहीं लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिलती है, सर्विस मिलती है। तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, आपको किसी से एडवाइस लेना हो या आपको कोई अपना काम कराना जिसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ता है, तो हमारा वो सर्विस आता, सर्विस कहलाता है। तो इसमें डॉक्टर, इंजीनियर, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट, ये सब चीजें आती हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टर कोई सामान हमें नहीं देता, वो क्या करता है कि जो गुड्स फैक्ट्री में बनता है उसको हमारे घर तक लाता है, तो ये सर्विस का काम होगा, ये ट्रांसपोर्ट से कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं आगे। तो it becomes essential for a business owner to keep a record of business income expenditure, to find answer of questions and few of which are, तो what is total value of business assets, ये जो हमारी बिजनेस एसेट्स हैं उनकी टोटल वैल्यू क्या है, whether the business is earning profit or incurring a loss, how much to third party own the business, how much the business owned by third parties, should a specified operation be drawn, can be a business expanded. The answer can be acquired by studying financial information of the business operations. Therefore, accounting is an integral part of business. तो जो समझ सकते हैं इन क्वेश्चंस के आधार पर, उनके आंसर के आधार पर, कि जो अकाउंटिंग के बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, इंटीग्रल पार्ट है वो बिजनेस का। अगर आपके अकाउंट्स प्रॉपर है तो आप बिजनेस स्मूथली कर सकते हैं, प्रॉपर वे में कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके अकाउंट्स प्रॉपर नहीं है तो आप एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूरा डिटेल स्टडी मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिल सके। समझते हैं। अकाउंटिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ मेंटेनिंग precise records of financial dealing of a business. It involves identifying business transaction, recording them. सबसे पहले हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन, कि ट्रांजेक्शन हुआ क्या, परचेज है, सेल है, और रिकॉर्डिंग देम एंड समराइज देम, हम उनकी एंट्रीज करते हैं जर्नल में, और समराइज में क्या हो जाएगा, उनकी पोस्टिंग करना लीजर्स में। Same in such a way that important financial information can be
communicated to the stakeholder of the business. Accounting is also for the language of business or finance. तो ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि जो बिजनेस के स्टेक होल्डर है, ओनर है, उनको बिजनेस के रिपोर्ट्स पता होने चाहिए, तो इसके लिए हम पूरा अकाउंट मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड को हम आइडेंटिफाई करेंगे, बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्डिंग करेंगे, उनकी समराइजिंग करेंगे, और उससे हम इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल जो इंफॉर्मेशन होती है वो कम्युनिकेट करेंगे स्टेक होल्डर और बिजनेस ओनर के साथ में। तो जो अकाउंट है, अकाउंटिंग है, इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। जो अकाउंटिंग क्या है? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। अगर आपको किसी से बात करना है तो जिस तरीके से लैंग्वेज, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ हिंदी इंग्लिश मिक्स में, इसी तरीके से अगर किसी पंजाबी से बात करते हैं तो आप पंजाबी में बात करते हैं, तो एक मीडियम हो गया कम्युनिकेशन का। ठीक है, इसी तरीके से बिजनेस में और बिजनेस के ओनर में अगर कम्युनिकेशन होना है तो वो किस के अकॉर्डिंग होता है? अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग होता है। और फाइनेंस भी, कि हमारा बिजनेस में कैसा फाइनेंशियल कंडीशन है, तो उसकी भी हम जानना चाहें तो हमें अकाउंटिंग उसके लिए प्रिपेयर करने पड़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो द कॉमन स्टेक होल्डर्स ऑफ टिपिकल बिजनेस कंसर्न, तो ये जो नॉर्मल स्टेक होल्डर्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं, उनको हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट है ओनर। ठीक है, तो ओनर, द स्टेक होल्डर आर ओनर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ओनर कौन होता है? जो किसी कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन का स्वामित्व अगर उसके पास है तो वो उसका ओनर कहलाए। ठीक है, एम्प्लॉइज, तो दीज पीपल आर एम्प्लॉयड फॉर वेजेस और सैलरी। ठीक है, तो एम्प्लॉयज कौन होते हैं? हमारे जिसे हम हिंदी में कर्मचारी कहते हैं, नौकर। तो जो वेजेस और सैलरी के लिए काम करते हैं वो हमारे एम्प्लॉय कहलाते हैं। ठीक है, अब इन्वेस्टर कौन होता? वो एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल। So the investor can be owner or outside vendor who typically have a right to know the accurate and timely information such as a regular financial statement. तो जो इन्वेस्टर होता है वो व्यक्ति होता है जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो उसका ये राइट है कि उसे एक्यूरेट जो एक्यूरेट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन मिले बिजनेस फाइनेंशियल की, ताकि उसके अकॉर्डिंग वो ये चेक कर सके कि मुझे भैया कंपनी से एग्जिट करना है, ये कंपनी में आगे और इन्वेस्टमेंट करना है, ये जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया उसे बनाए रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं सप्लायर। सप्लायर्स क्या होते हैं? तो देयर आर द पीपल और अ बिजनेस हु सेल गुड्स टू योर बिजनेस एंड रियली ऑन यू फॉर रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स। तो सप्लायर कौन होता है? तो दीज आर द पीपल और बिजनेस हु सेल गुड्स टू योर बिजनेस। ठीक है, तो ये सप्लायर कौन होते हैं? जिस पर्सन से हम, जिस कंपनी से या जिस ऑर्गेनाइजेशन से हम गुड्स परचेज करते हैं वो हमारा सप्लायर कहलाएगा। जब हम कोई सर्विस लेंगे तो हमारा वो सर्विस सप्लायर कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं वन बाय वन। अब बात करते हैं कस्टमर। तो बिजनेस में कस्टमर कौन हो? तो दीज आर द पीपल हु बाय बिजनेस प्रोडक्ट्स। तो जैसे कि हम जो अपने रोजमर्रा की जरूरतें होती हैं, डेली नीड्स के जो प्रोडक्ट्स हम मार्केट से परचेज करते हैं, तो हम कस्टमर कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद कम्युनिटीज। तो दीज आर द स्टेक होल्डर विच आर कंसिडर्ड एज अ बिजनेस फंक्शन बाय अदर सेट ऑफ स्टेक होल्डर, सप्लायर, कस्टमर, एम्प्लॉयज। तो कम्युनिटीज का मतलब क्या हो जाएगा? एक समुदाय। तो जो सप्लायर है, कस्टमर है, एम्प्लॉयज है, ओनर है, तो इन सब का मिलके जो ग्रुप है वो कम्युनिटीज कहलाता है। ठीक है, बिजनेस के लिए बिजनेस कम्युनिटी। तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज, तो दीज आर द अथॉरिटीज विच कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द कंपनी एंड इट्स एम्प्लॉय। तो ये गवर्नमेंट अथॉरिटी कौन होती है? ये वो अथॉरिटी होती है जो
जो बिजनेस ओनर से या बिजनेस ओनर की कंपनी से और उसके जो कर्मचारी होते हैं उनसे टैक्स वसूल करती है, टैक्स कलेक्ट करती है, वो हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है। क्योंकि हम कॉमर्स की बात कर रहे हैं, हम अकाउंट को समझ रहे हैं, तो गवर्नमेंट का काम यही होता है कि व्यापारी बिजनेस करे और उसको लोन प्रोवाइड करे एज अ बैंक के थ्रू कंपनी, सॉरी गवर्नमेंट। और जब वो बिजनेस करता है, जो प्रॉफिट लेगा या गुड्स की सेल करेगा, उस पे उससे वो टैक्स कलेक्ट करके जो गवर्नमेंट के जो ऑपरेशन होते हैं वो ऑपरेट कर सकती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग इज अ process of identifying, systematic recording, summarizing, analyzing and interpretation of financial reports of a business। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग का जो वर्क है वो क्या है? एक प्रोसेस है आइडेंटिफाई करना, फिर सिस्टमैटिक उसकी रिकॉर्डिंग करना, फिर समराइज करना, फिर एनालाइज करना, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑफ अ बिजनेस। तो ये हमारा अकाउंटिंग कहलाता है। अब जो अकाउंटिंग साइकिल है वो किस तरीके से चलता है उसको हम समझ लेते हैं। तो द फॉलोइंग चार्ट विल डिस्क्रिप्ट द डिफरेंट फेज प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग साइकिल एज शोन इन चार्ट। तो इस चार्ट के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे कि अकाउंटिंग साइकिल किस तरीके से एक प्रोसेस चलता है बिजनेस में। तो सबसे पहले क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजेक्शन। सबसे पहले ट्रांजेक्शन को अंडरस्टैंड किया जाता है कि जो आपके पास बिल है या वाउचर्स है, आप पहले उसको अंडरस्टैंड करोगे कि ये ट्रांजेक्शन हुआ क्या। परचेज हुआ है तो आपके पास एक परचेज का बिल होगा, अगर कोई एक्सपेंस पेमेंट किया तो आपको रसीद होगी, अगर आपने किसी से पेमेंट रिसीव किया हो तो आपके पास रिसीव स्लिप होगा। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे ट्रांजेक्शन को। उसके बाद फर्स्ट जो स्टेप होता है उसमें क्या करते हैं? जर्नल एंट्री करते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले ट्रांजेक्शन को अंडरस्टैंड कर लिए, उसके बाद उसकी जर्नल एंट्री करेंगे। फिर सेकंड जो स्टेप होता है हमारा, अगला स्टेप वो होता है हमारा लीजर पोस्टिंग। उसके बाद हम लीजर्स में पोस्टिंग करते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ लीजर में जब पोस्टिंग हम कर लें तो उसके आधार पे हम प्रिपेयर करते हैं अपने ट्रायल बैलेंस, जिसे हिंदी में तलपट कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद आगे हम बढ़े तो फिर हमें बनाना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे हमें पता चल सके कि बिजनेस में प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ। इसी में हमें हमारा ट्रेडिंग अकाउंट आ जाता है, और फाइनली हम प्रिपेयर करते हैं फिर बैलेंस शीट। ठीक है, जिससे हमें अपने व्यापार की आर्थिक स्थिति का अनुमान लगता है। ठीक है, तो द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चार्ट। अब इसका एक्सप्लेनेशन हम एक बार समझ लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसको मैं आपको कंप्लीट करा देता हूँ। तो द अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजेक्शन का मतलब क्या? तो द डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन लाइक डेट, डेबिट, क्रेडिट, अमाउंट। तो अंडरस्टैंडिंग का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, या हम किस डेट में जो ट्रांजेक्शन है किस लेजर को डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, और कितने अमाउंट से करना है, वो हमें पता होना चाहिए, उसको अंडरस्टैंड करना। और जर्नल एंट्री, इन दिस प्रोसेस वी विल रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन बाय डेबिट एंड क्रेडिटिंग इन द डिफरेंट अकाउंट। और जर्नल एंट्री में हम क्या करते हैं? जो हमारे अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है, तो जो लेजर्स हैं, किस लेजर को डेबिट करना, किसको क्रेडिट करना, ये हम कहाँ डिसाइड करते हैं? जब हम जनरल एंट्री करते हैं। आगे बढ़ते हैं, पोस्टिंग। तो दिस इज सो दिस प्रोसेस विल ट्रांसफर द transaction which recorded in the journal to its corresponding ledger account। तो पोस्टिंग सॉरी जर्नल के बाद हमारा है लेजर पोस्टिंग का। तो इसमें हम क्या करेंगे? डिफरेंट हमने अलग अलग जो हमने जर्नल एंट्रीज की थी उनको एक ही वन पीस पे प्रॉपर या उनकी रिकॉर्डिंग करना, ताकि हम जब हम डिटेल पता करना चाहें तो हमें वो इजीली मिल सके। तो वो काम हम किस में करते हैं? लीजर्स में करते हैं। किसके आधार पे करते हैं? जर्नल। हमने जो जर्नल एंट्री की थी उसी का, जैसे रफ वर्क जर्नल हो गया, उसका फेयर वर्क हमारा क्या हो गया? लेजर प्रिपेयर करना हो गया। अब बात करते हैं ट्रायल बैलेंस की, फोर्थ नंबर प्रोसेस। तो ट्रायल बैलेंस क्या? तो इन दिस प्रोसेस वी विल डिटरमाइन द लिस्ट ऑफ ऑल जर्नल लेजर अकाउंट into debit and credit
account column total that are equally contained in the ledger of business. The purpose of producing a trial balance is to ensure that entries is the company bookkeeping system are mathematically correct. और जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है ट्रायल बैलेंस बनाने का, तलपट बनाने का, वो है कि मैथमेटिकल एरर को फाइंड आउट करना। क्योंकि हम लीजर में सबसे पहले जनरल में एंट्री करते हैं, फिर जनरल के बाद लीजर प्रिपेयर करते हैं, तो हमें ध्यान देना पड़ता है कि भैया अगर हमें एक लेजर को 5,000 से डेबिट किया तो सेम ट्रांजेक्शन में 5,000 से दूसरा लेजर क्रेडिट होगा। अगर उन दोनों में भी डिफरेंस है जनरल एंट्री करते समय या पोस्टिंग करते समय, तो तलपट के द्वारा, ट्रायल बैलेंस के द्वारा हम वो एरर को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक साइड हम पूरे डेबिट के ट्रांजेक्शन लेंगे, एक साइड हम पूरे क्रेडिट के लीजर्स ले लेंगे। अगर दोनों में डिफरेंस आता है तो हम उसकी चेक करेंगे। ठीक है, तो मैथमेटिकल एरर को करेक्ट करने के लिए मेनली इसका वर्क होता है तलपट का, से हम इंग्लिश में ट्रायल बैलेंस कहते हैं। ठीक है, तो कल हम टर्मिनोलॉजीज यूज इन अकाउंटिंग इस टॉपिक को लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। तो इन दिस प्रोसेस वी विल डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट, नेट लॉस ऑफ अ बिजनेस दैट्स ऑफकोर्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। ये एक अकाउंटिंग पीरियड हमारा क्या होगा, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो उस पीरियड में हमें कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, उसको पता करने के लिए हमें अपना प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है। ये हम कैसे करते हैं, वो हम ट्रायल बैलेंस से कर सकते हैं, वो लीजर से कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जनरल से करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, प्रॉपर हमें रिकॉर्ड मिलना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अलग अलग पेजेस पे हमने अलग अलग एंट्री करी होगी। लेकिन जब बात हम करते हैं लीजर्स की, तो एक ही पेज पे हमने एक लीजर की पूरी एंट्री की होगी। वो बात करते हैं ट्रायल बैलेंस की, तो ट्रायल बैलेंस में सिर्फ टोटल लिखा होगा कि इस लीजर का टोटल कितना है। तो वहां से हमें प्रॉफिट लॉस बनाना और बैलेंस शीट बनाना हमारा बहुत ईजी हो जाता है। तो मेनली प्रॉफिट लॉस अकाउंट इसलिए बनाते हैं ताकि हमें पता चल सके कि बिजनेस का प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ, कितना हुआ, ये सब चीजें वो किस पीरियड का हुआ, उसका बात करते हैं बैलेंस शीट। So in this process, we will determine the summary of financial balances of business or organization. तो इसके द्वारा हम जो बिजनेस की समरी को प्राप्त करते हैं, किसकी, जो फाइनेंस से रिलेटेड होती है बिजनेस की, ऑर्गेनाइजेशन की। इन द केस ऑफ मैनुअल अकाउंटिंग, ठीक है, जब हम मैनुअल अकाउंट करते हैं तो ऑल 7 एक्टिविटीज आर कैरिड आउट मैनुअली बाय अकाउंटेंट। तो जब हम मैनुअल अकाउंटिंग करते हैं तो जो अकाउंटेंट होता है उसके द्वारा ये सारी एक्टिविटी प्रोसेस करनी पड़ती है, तब जाके हमें फाइनली हमें बैलेंस शीट हमें मिलती है, कि फाइनल रिपोर्ट्स हमें मिलती है। तो बट इन केस ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, out of these above given 7 activities, only 2 activities are performed manually. तो जब हम बात करें ये मैनुअल सिस्टम में हमें ये पूरा सब काम करना पड़ता था, 6 स्टेप हमें फॉलो करने पड़ते थे, 7 स्टेप फॉलो करने पड़ते थे। लेकिन जब हम बात करें कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की, तो उसमें सिर्फ 7 में से सिर्फ 2 एक्टिविटीज आपको परफॉर्म करनी पड़ती है मैनुअली। वो कौन सी है, अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजेक्शन। तो ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ट्रांजेक्शन को, कि ट्रांजेक्शन हुआ क्या है और उसकी एंट्री आपको किस तरीके से करनी है। ठीक है, और उसकी सेकंड स्टेप रहेगा उसकी एंट्री करना वाउचर्स में, कि भैया किस वाउचर में उसकी एंट्री हो, क्योंकि आप प्रॉपर वाउचर में एंट्री करोगे तभी जाके आपको प्रॉपर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिल पाएंगे। तो रिमेनिंग 5 एक्टिविटीज एग्जांपल लीजर, पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट आर परफॉर्म परफॉर्म बाय द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है हम क्यों सीख रहे हैं, आप अपना टाइम इतना क्यों दे रहे हैं, और हम भी, मैं भी अपना क्वालिटी टाइम इसमें दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। क्योंकि सिर्फ आपको इससे पहले आपको 5 काम करने पड़ते थे, लेकिन फाइनली वो आपको 7 काम करने पड़ते थे, लेकिन आज सिर्फ आपको सिर्फ 2 काम करने हैं। सिर्फ जो ट्रांजेक्शन है उसको अंडरस्टैंड करना, अंडरस्टैंडिंग करनी है, देन फिर उसकी आपको वाउचर में एंट्री करना है, आपका लीजर ऑटोमेटिक प्रिपेयर हो जाएगा, आपका ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिक प्रिपेयर हो जाएगा, आपका प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक प्रिपेयर हो जाती हैं।
तो इसीलिए हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग जो और ई अकाउंटिंग जो स्किल बूम हो रहे हैं वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि इससे हमारा बहुत सारा टाइम बचता है और एक बिजनेसमैन को इसके अलावा भी बहुत सारी कैश फ्लो, फंड फ्लो और रेशो एनालिसिस, ये सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट करके, पर्सनल नंबर पर कॉल करके बता सकते हैं। इन डेप्थ स्टडी करेंगे हम, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप अच्छी तरीके से ई अकाउंटिंग सीखें। और टैली नंबर वन सॉफ्टवेयर है दुनिया का एसएमई में अकाउंटिंग के लिए। तो जो एमएसएमई सेक्टर के लिए नंबर वन सॉफ्टवेयर टैली है वर्ल्ड का, उसको हम सीखने जा रहे हैं। आप अगर इस सॉफ्टवेयर को आप सीख लेते हैं तो बाकी जो और सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर मार्ग है, बिजी है, या फिर कुछ ऑनलाइन नए आ गए हैं, तो सर उन पे काम कैसे करेंगे? ये मेथड सेम रहता है, देखो प्रोसेस सेम है। ठीक है, आपको हो सकता है वो फीचर आपको अलग जगह मिले, उसका नाम अलग हो, उसका शॉर्टकट की अलग हो, लेकिन जो प्रोसेस है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का, ये अकाउंटिंग का, तो जो हम आपको कोर्स करा रहे हैं इससे वो बाहर नहीं है। इसी पैटर्न पे दूसरा कोर्स बना। जैसे बात करते हैं कि एक एमपी बोर्ड में कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है, एक सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहा है, एजुकेशन का जो ऑब्जेक्टिव वो एक ही है, लेकिन उसका कंटेंट में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो कंटेंट अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो सिलेबस है वो एक ही है। एज पर सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग ऑप्शन अलग हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर एक सॉफ्टवेयर आप, और आप अगर पहले से ही आप नंबर वन जो सॉफ्टवेयर को सीख लेते हैं और जो जिसकी बहुत डिमांड है, वो आपने सुना भी होगा, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है कि आगे जो वर्क करना, ऑपरेट करना, सारी चीजें। ठीक है, और टैली का पहले से ही हमारा टैगलाइन रहा है कि पावर ऑफ सिंप्लिसिटी, और जो हमारा टैली प्राइम है उसने इस काम को और भी बेहतर, और भी आसान और भी अट्रैक्टिव बना दिया। ठीक है, तो टैली प्राइम का हमारा जो टैगलाइन है वो है मेक एवरीडे सिंपल। ठीक है, तो हर दिन को और आसान कैसे बनाया जाए, तो उसी पे टैली प्राइम एक नया टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है जिसको आप हमारे साथ यहाँ पे सीख रहे हैं। कुछ स्टूडेंटों की क्वेरी भी है सर कि टैली ERP9, तो लेटेस्ट वर्जन आ गया हमारा टैली प्राइम, इसलिए हम टैली प्राइम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एजुकेशन। बात करते हैं टैली ERP9 की, तो टैली अगर प्राइम आप करते हैं तो टैली ERP9 भी इजीली आप ऑपरेट कर सकते हैं। उसके लिए भी मैं एक शॉर्ट क्लासेस आपके लिए प्रिपेयर कर दूंगा, 10-12 वीडियोस, कि जो टैली प्राइम और टैली ERP9 में डिफरेंस है, तो उससे भी आप स्टडी कर सकते हैं। लेकिन हमें हमेशा, जैसे हम मोबाइल को अपडेट करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो कोई दूसरा ऐप यूज करते हैं, तो में लेटेस्ट चीजें बनती हैं जो कि हमारा काम आसान कर देती है। उसी तरीके से आप टैली ERP9 को भूल जाए, टैली प्राइम का यूज करें, जिससे क्या होगा कि आपको भी बेनिफिट होगा और जो बिजनेस ओनर है उनको भी बेनिफिट्स मिलेगा इस चीज का। तो आगे और क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर आप अकाउंटिंग और फाइनेंस के सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट वे है, लर्न करें आप और अर्न करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। थैंक यू।